जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त होंगे। और दोस्त आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का पुनर्गठन। और राज्यों का पुनर्गठन का मतलब आप लोग सबसे ही देख रहे होंगे कि ऐसा गठन जो फिर से हो, यानी ऐसा ऐसा आपका फॉर्मेशन हो जो अगेन किया जाए, फिर से किया जाए। तो क्या आप अक्सर इस बात को देख पाते हैं कि कई बार क्या होता है, किसी किसी राज्य से नया राज्य बना दिया जाता है। तो पिछली ही क्लास में हमने समझा था, और मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहूंगा, अगर हम भारत के अंदर किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि करते हैं या उससे एक अलग राज्य हम बनाते हैं, तो यह हम किस आर्टिकल के द्वारा कर सकते हैं, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा यह संभव है। तो हमने कल पढ़ा था भारत की बाउंड्रीज के भीतर उनके सीमा या फिर उनके नाम में परिवर्तन या क्षेत्रफल में कमी या फिर आपका क्षेत्रफल आपका बढ़ाना, यानी कि जो गठन होगा प्रदेश का वो आर्टिकल 3 के अनुसार होगा। सारे लोगों ने ठीक बोला एकदम से। तो आप देखते हैं अक्सर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप किसी एक ऐसे राज्य का नाम लिखिए जिसके बारे में आप जानते हो कि वह पुनर्गठन करके बनाया गया है, यानी फिर से गठन करके बनाया गया है। वही हमको आज की कक्षा में समझना है। सीधा सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, किस राज्य का गठन कब हुआ, उनके पीछे की कहानी क्या है, कौन कौन से कमीशन, किस किस आयोग ने क्या क्या रिपोर्ट दी साथी, और भारत की आजादी के समय क्या स्थिति थी, वो सारी बातें हमें आज की कक्षा में समझनी है। उम्मीद करूंगा बहुत ध्यान के साथ में आप इसको पढ़ेंगे और अति महत्वपूर्ण कक्षा उस पर लिख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे। आज का टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, यानी हम कह सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इसको शुरू इस तरह से करते हैं कि आप सबको पता होना चाहिए कि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। इस सब डेट को हम सारे लोग जानते होंगे। तो 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था भारत में। हम लोगों ने जब संवैधानिक विकास को पढ़ा, जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि भारत में कुछ आपका क्षेत्र थे और उन क्षेत्रों को हम क्या क्या कहते थे, जरा आप लोग बताएंगे। जैसे आप मुझे बताएं, क्या देसी रियासतें भारत में थी या नहीं थी। और भारत में अगर मैं बात करूं आपसे, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र थे या नहीं थे। एक ही कक्षा में हमने पीछे अभी जाना था कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो आपका फ्रांस और पुर्तगाल ने बाद में छोड़े। जैसे गोवा को हमने मुक्त कराया, मैंने आपको बताया 1961 में। उसी तरह पुडुचेरी फ्रांस ने 1954 में। तो यानी कि भारत की आज़ादी के समय और उसके बाद तक भी कुछ क्षेत्र इस तरह से थे। तो यहीं पर हमको जानना पड़ता है। सबसे पहले लिखेंगे तो हमको ये सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए, भारत की आज़ादी के समय कौन कौन से क्षेत्र थे। भारत की आज़ादी के समय, जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय कौन कौन से एरिया भारत में थे, क्षेत्र। इसको हम कहेंगे रीजन्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। रीजन्स एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। आप कहेंगे भैया इसमें पहला तो आपका हम बात करेंगे, एक ब्रिटिश भारत था, यानी कि ऐसा भारत जो ब्रिटेन के कब्जे में रहा था या उनका उपनिवेश रहा था, ब्रिटिश भारत। ठीक है। और आपका साथ में उस ब्रिटिश भारत में क्या थे, बहुत सारे प्रोविंसेस थे। ये हमने पहले ही आपको बताया प्रोविंसेस की स्थिति क्या थी। कमिश्नरी क्षेत्र थे कुछ आपका, कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है। यानी कि ये जो हिस्सा था आपका, इसको हम लिख सकते हैं ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया आज़ादी के समय, जब आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ब्रिटिशियर्स यहाँ से चले गए, तो उन्होंने क्या किया कि ये क्षेत्र जो भारत को मिला है, हमेशा याद रखेंगे, भारत को जो ब्रिटिश भारत है वो किसने दिया, ये ब्रिटेन के द्वारा छोड़ दिया गया। ब्रिटेन के द्वारा छोड़ दिया गया का मतलब हो गया ब्रिटेन के द्वारा प्राप्त हुआ। भारत संघ में ये कहाँ से आया है कि ये ब्रिटिश कॉलोनी थी और ब्रिटिशियर्स ने क्या कर दिया, इसको भारत को सौंप दिया। एक क्षेत्र तो ये था। दूसरा क्षेत्र साथी था आपका देसी रियासतें। मुझे बताएं, क्या सारी रियासतों पर अंग्रेजों का कब्जा था। देसी रियासतें अर्थात हम बात कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स की। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, क्या वो ब्रिटिशियर्स ने अपने कब्जे में कर लिया था। आप कहेंगे नहीं, बहुत सारे मुक्त थे। ठीक है। और इनको एक आपका इनकी इच्छा पूछी गई थी कि भाई आज़ादी के समय पर ये चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में, चाहे पाकिस्तान या इंडिया में, ये इनको छूट थी, ये बात हम जानते हैं। और तीसरा जो था, तीसरा था इसमें फ्रांस और पुर्तगाल के। आप सबको पता होना चाहिए आज़ादी के समय भी ये लोग यहाँ से नहीं गए थे और कुछ क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रहे थे। उनको बोलते फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र। आपको मैंने पिछली ही कक्षा में समझाया था कौन कौन से वो क्षेत्र थे जब हम आर्टिकल 2 को पढ़ रहे थे। जरा आप नाम लिखें, जिसमें शर्त यह है कि गोवा का नाम नहीं होना चाहिए और पुडुचेरी का नाम नहीं होना चाहिए। इन दो नाम के अलावा आप कुछ नाम लिखेंगे। कल की कक्षा में हमने क्या समझा था, फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र, यानी कॉलोनियल टेरिटरीज ऑफ कॉलोनियल टेरिटरीज ऑफ फ्रांस एंड पुर्तगाल। फ्रांस एंड पुर्तगाल। देखते हैं आपने क्या आंसर करे हैं। कई साथियों ने लिखा है भैया दमन और दीव, कई साथियों ने लिखा है दादर और नागर हवेली। इसका मतलब है कल की कक्षा आपको बहुत शानदार तरीके से
आप लोगों ने उसको रिवाइज किया है। एक गोवा भी था और एक पुडुचेरी भी था, यानी ये वो क्षेत्र थे जो 1947 के समय भारत में थे। या तो भारत में ब्रिटिश आपका वो थे जिन पर ब्रिटिशियर्स का कब्जा था, यानी प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र, वो जो ब्रिटेन के कंट्रोल में नहीं थे, या मान के चलो जिनके ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छे संबंध थे, उस तरह के प्रिंसली स्टेट्स हो गए। ठीक है, बहुत सारे, सभी के संबंध अच्छे नहीं थे। ठीक है, मतलब खुद को अंग्रेजी नियंत्रण से जिन्होंने मुक्त रखा, ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में जो नहीं आए। और साथ में फ्रांस, आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रांस भारत में कहाँ से आ गया। तो भारत में बहुत सारे विदेशी आए व्यापार के लिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। आप हिस्ट्री में इस बात को जानेंगे कि उसी तरह भारत में फ्रेंच भी आए थे, उसी तरह भारत में पुर्तगाली तो सबसे पहले ही आए हैं। ठीक है, भारत में डच लोग भी आए हैं जो कि नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड से आए थे आपका। भारत में स्पेनिश भी आए हैं, आप भारत में आपका स्वीडिश लोग भी आए, व्यापार के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। ठीक है, तो ये वहां पर जो व्यापार उन्होंने किया, तो उस समय पर अपने कुछ क्षेत्रों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, उनके बारे में भी हम जानेंगे। इतनी बात में कोई दिक्कत कि आजादी के समय ये क्षेत्र थे। अब जब हमारी संविधान सभा थी, हमारी संविधान सभा ने क्या किया कि भाई हमको तो बनाना है क्या, पहले आर्टिकल में क्या कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब उसका मतलब ये हुआ कि भाई संघ कैसे बने, क्योंकि संघ में तो राज्य को अधिकार नहीं होता कि वह उसको छोड़ पाए। तो फिर किस तरह से संघ का निर्माण होगा। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र को, सिर्फ किसको छोड़ करके, फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्रों को छोड़ के क्या किया गया, सभी राज्यों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। कितनी कैटेगरीज में बांटा गया, इसी बात को हम करते हैं, यहां पर लिखेंगे, अगली बात नोट करेंगे और उसको समझेंगे। प्रारंभ में संविधान में ठीक है, मतलब इनिशियल स्टेज में संविधान में भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया। 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे, इनिशियली इंडियन स्टेट्स were categorized in 4 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में बांट दिया गया इनको, 4 ग्रुप्स में। अब देखो समझना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या, आज मुझे बताइए, आपसे मैं पूछूं प्रश्न, क्या वर्तमान भारत में राज्यों की कोई श्रेणी है, 4 श्रेणी, और वो 4 श्रेणी आपको बनाई गई थी पार्ट ए, ये अभी आपका होता है या नहीं होता है। कि अभी आप किसी राज्य को कहते हैं कि पार्ट ए, अर्थात क्या बोलेंगे, भाग के का राज्य है। ठीक है, आपसे मैं कहूं पार्ट बी का कोई राज्य आज आप एग्जिस्टेंस में देख पाते हैं, हाँ या ना। जैसे हम बोले पार्ट सी में यहां पर बांटा गया था कुछ को, अर्थात गे में, और पार्ट डी अर्थात घे। तो कहने का मतलब है सारे राज्यों को 4 कैटेगरी बनाई गई। संविधान, जब शुरुआत में हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें वर्णन था 4 प्रकार के राज्यों का। याद रख लेना, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के राज्यों को जिन 4 श्रेणियों में बांटा गया था उनको खत्म कब कर दिया गया, तो 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, यानी कि आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जब बने, तो इसको क्या कर दिया गया, फिर इस कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया। अब ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में किस तरह से बांटा गया था, वहां से एक तो बहुत टिपिकल डेटा है और कभी प्रश्न आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो मैं आपको जो समझाने का प्रयास करूं उसको समझना, ये 4 कैटेगरी कैसे बनाई गई थी। देखो 4 कैटेगरियों में किसको रखा गया था, यहां से समझना। इस मैप को देखिए जरा, इस मैप को देखना कि आपको विजिबल है, एक बार तो ये बताएंगे सारे लोग, क्या आप इसको साफ तरीके से देख पा रहे हैं, हाँ या ना। क्या ये मैप आप सारे लोगों को क्लियर है, तब बहुत अच्छे से समझ में आपको ये आएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है पार्ट ए। पार्ट ए किस कलर का है, रेड कलर से है। अब पूरे भारत के इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए, तो आप मैप को देखने पर ये पाएंगे कि रेड कलर का एरिया, जैसे अब रेड कलर के एरिया से मैं आपको थोड़ी समझ विकसित करना चाहूंगा इसमें। उड़ीसा, क्या यहां पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। वेस्ट बंगाल, बिहार, ये असम वाला जो क्षेत्र है सारा, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, बॉम्बे हो गया इधर बॉम्बे, ठीक है, और इधर हो गया आपका मद्रास, क्या हो गया, मद्रास हो गया, और इधर आपका पंजाब वाला क्षेत्र। तो ये सब क्या ब्रिटेन के नियंत्रण में थे, हाँ या ना। आप कहेंगे जी भैया, यानी कि इन्होंने पार्ट ए में जो रखा है, इसको आप लिख सकते हैं यहां पर छोटे से शब्दों में लिखना इस बात को, जो पार्ट ए में थे, पार्ट ए यानी कि भाग के, इतना तो समझ लेते होगे ना, इसको तो हिंदी में शायद लिखने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए में रखे इन लोगों ने 9 स्टेट, कितने रखे थे, 9 स्टेट। और 9 स्टेट के नाम जरा आप बोलिए एक बार मेरे साथ में, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही ऊपरी तौर पर। असम था या नहीं था, जी भैया। बिहार था या नहीं था, आप कहेंगे जी भैया बिहार को भी रखा कैटेगरी ए में। बॉम्बे, मैंने आपको बताया बॉम्बे। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी को रखा या नहीं रखा, जी रखा एमपी को बिल्कुल। मद्रास सबसे नीचे दक्षिण में देखिए, मद्रास से ऊपर आपका उड़ीसा को रखा गया पार्ट ए में, उड़ीसा हो गया आपका। पंजाब मैंने आपको बताया पंजाब, यूपी जिसको उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, संयुक्त प्रांत बोल सकते हैं हम इसको, और आपका पश्चिम बंगाल। तो कितने हुए टोटल, 9 हुए। अब भैया 9 तो इन्होंने बना दिए होंगे। अब आज के समय में अगर आप स्टेट को देखते हैं तो राज्य के संचालन के लिए क्या वहां पर एक लेजिस्लेचर यानी कि एक विधायिका होती है या नहीं होती, यानी राज्य में एक सरकार होती है या नहीं होती। तो जब ये पार्ट ए बनाया गया होगा तो इन राज्यों का शासन कैसे चलता होगा। भाई हमने अभी पढ़ा 1956 में राज्य पुनर्गठन होगा,
तो 1947 से लेकर के 1956 तक इनका शासन किस तरह से चला होगा, तो याद रख लेना पार्ट ए जो था यहां पर एक आपका निर्वाचित विधायिका होती थी, यानी एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर होता था, निर्वाचित विधायिका के द्वारा मतलब लोग चुने जाते थे, और साथ में एक व्यक्ति इनका हेड होता था इस स्टेट का, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता था, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, प्रत्येक राज्य का अलग अलग, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल। हम सब करके बताइए इनका शासन या प्रशासन किस तरह से चलता होगा, ये बात समझ में आई। यानी कि एक आपका इलेक्टेड लेजिस्लेचर यहां पर था, और साथ में अपॉइंटेड गवर्नर यहां पर था, क्या बोलेंगे, अपॉइंटेड गवर्नर बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, दूसरे पर देखिए पार्ट बी किस कलर में है, जरा मैप पर नजर रखें। पार्ट बी पूछा जाएगा आपसे, जब राज्यों का वर्गीकरण कै खे गए श्रेणियों में किया गया था, तो भाग के में कितने राज्य रखे गए थे, तो भाग के में 9 थे। भाग बे में आपसे कभी भी पूछे, इसमें आप देखिए येलो कलर से, और पढ़ने का प्रयास करिए क्या मैप पर लिखा हुआ है, थोड़ा सीन 2 पे बच्चों को दिखाएं ताकि क्लियर दिखे। येलो कलर में जो कोई एक नाम आपको दिख रहा है उसको पढ़ने का प्रयास करें। सबसे ऊपर देखिए, शायद आपको सबसे ज्यादा विजिबल होगा, क्या लिखा हुआ है, जम्मू और कश्मीर। तो मुझे बताइए जम्मू और कश्मीर एक देसी रियासत थी या नहीं थी। मैंने अभी बताया देसी रियासतों का अधिकार था, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती थी, चाहे भारत में, किसी एक में। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कश्मीर ने विलय किसी के साथ भी नहीं किया था। कश्मीर ने कहा था हम ना भारत के साथ रहेंगे ना पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तो पार्ट बी में किनको रखा गया है, राजस्थान, यहां पे भी राजा रजवाड़े थे। हैदराबाद आप सब लोग जानते हैं, ऑपरेशन पोलो को, ठीक है। मैसूर हो गया आपका, ठीक है। आपका यहां पर त्रावणकोर कोचीन हो गया सबसे नीचे, ठीक है। तो ये जो इलाके हैं इनको हम बोलते थे देसी रियासतें, देसी रियासतें। तो पार्ट बी में किसको रखा गया था, देसी रियासत। भाई राजा तो यहां पर तो भैया राजा होते थे, तो क्या राजाओं से उनका शासन छीन लिया गया, देसी रियासतें यहां पर बनाएगी, ठीक है। और देसी रियासतें कितनी थी, तो याद रख लेना ये 9 प्रिंसली स्टेट्स थे। कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, 9। लिखने का प्रयास करेंगे कौन कौन से थे। तो देसी रियासतें यहां पर एक तो हैदराबाद ही होगी आपका, हैदराबाद। दक्षिण भारत में देखिए, दक्षिण भारत में एक मैसूर होगी, एक त्रावणकोर जो कि आपका केरल में है आज वर्तमान में, त्रावणकोर अर्थात त्रावणकोर कोचीन भी इसको हम बोलते हैं। पंजाब में आप ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपका क्या था, पैप्सू एक इलाका है, पैप्सू। पैप्सू का मतलब होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन, ये भी एक रियासत थी आपका पैप्सू, ठीक है। एक आपका मध्य भारत का जो बराड़ क्षेत्र था, मध्य भारत हो गया आपका, और राजस्थान हो गया। गुजरात वाले मैप पे देखिए आपका सौराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र। तो कितनी हो गई आपका, 3 4 5 6 7 हो गई। जम्मू एंड कश्मीर हो गया 8वां, जम्मू एंड कश्मीर हो गया आपका, ठीक है। और एक अलग से आपका, एक तो पटियाला ईस्ट पंजाब यूनियन था, और एक सिर्फ पटियाला था, क्या बोलेंगे पंजाब वाले इलाके में एक तो पटियाला था और एक पैप्सू, ये लिखा हुआ है पैप्सू। ये मैप जब आपको मिलेगा आपके नोट्स में तो एकदम क्लियर मिलेगा, ठीक है। उस समय उसमें हिमाचल आपके क्या बोलेंगे यहाँ पर, सौराष्ट्र जम्मू कश्मीर पटियाला 5 6 7 8 9। कहने का मतलब है इस पर बहुत जोर नहीं देना है आपको सिर्फ इतनी समझ विकसित करनी है कि आपको सिर्फ इतना समझ में आए कि पार्ट बी में किनको रखा गया था। तो आप बोलेंगे देसी रियासतों को रखा गया था। अब प्रश्न की बात है कि देसी रियासतों को भारत संघ में तो शामिल कर लिया गया, लेकिन भैया उनका प्रशासन कैसे चलता था। और देसी रियासत का तो मतलब यही था कि राजा उसका प्रमुख था, तो क्या राजा के अधिकार छीन लिए गए थे। देखो इनका प्रशासन कैसे चलता था, जैसे पार्ट ए में आपका निर्वाचित विधायिका और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के द्वारा, तो इनका जो प्रशासन था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो चलता था राज प्रमुख के द्वारा। यानी जिसकी रियासत थी उसको इग्नोर नहीं किया गया, राज प्रमुख रूलर, और क्या होता था राज प्रमुख ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता था, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। तो ये तो भैया मनमानी कर सकता था फिर, तो इसीलिए यहां पर एक आपका निर्वाचित विधायिका यानी कि एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर का प्रावधान भी किया गया कि यहां पर एक निर्वाचित विधायिका भी होगी, और कानून वगैरह कुछ भी चीज लागू होंगी तो वो तो आप जानते हैं विधायिका उस काम को करती है। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस एग्जाम में, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था आपका कि भारत में राज प्रमुख का पद कब से कब तक रहा है। अगर आपने अभी तक मेरी बातें ध्यान से सुनी है तो मुझे एक बार आंसर करें, भारत में राज प्रमुख का पद कब से कब तक रहा है। 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, 1947 से 1950, 1947 से लेकर 1956, 1947 से लेकर के 1961 और 1947 से लेकर के 1972। मुझे एक बार बताएंगे कब से कब तक रहा होगा, थोड़ा समझ के। तो आप कहेंगे भैया जब तक राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ, अर्थात 14 राज्य नहीं बने, तब तक ये क्या राज प्रमुख पद बना रहा था भारत में। तो हम लोगों को बोलना 1947 से शुरू होकर 1956 तक। बहुत ठीक आंसर आप सब लोगों की तरफ से आया। तो पार्ट बी में क्या था, देसी रियासतें। अब देखो यहाँ पे एक बार पार्ट सी में कौन सा कलर है उसको जरा मैप पे देखिए और प्रयास करिए समझने का। भैया मणिपुर दिखता है हमको, त्रिपुरा दिखता है, कच्छ हमको दिखता है, ठीक है। यानी कि यहीं पर लिख दूं मैं इस बात को, भाग के तो लिखा ही हुआ है। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर हम इस बात को कह सकते हैं कि पार्ट सी में क्या है फिर आपका, कच्छ क्या था फिर, ठीक है। इन सब की हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ देसी रियासतों को रखा गया, जो छोटी देसी रियासतें थी। पार्ट सी में भी आपका क्या बोलेंगे, पार्ट सी में भी देसी रियासतों को रखा गया, प्रिंसली स्टेट्स, कुछ प्रिंसली स्टेट्स को इसमें रखा गया था, और इनके साथ में रखे गए थे जो कमिश्नरी क्षेत्र थे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इनकी संख्या कितनी थी टोटल। तो इनकी जो संख्या थी टोटल, वो संख्या थी इनकी आपका 10। कितने थे यहाँ पर, 10 थे। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर राजस्थान में बीच में देखिए ध्यान से मैप पर, ये जो जगह है अजमेर है, ये क्या है, ये अजमेर है। तो ऐसी छोटी रियासतों को यहाँ पर आपका जैसे अजमेर हो गया, सभी के नाम लिखने की जरूरत तो नहीं है,
हाँ या ना, क्योंकि ये लिस्ट तो आप कहीं से भी देख सकते हो और उसका एग्जाम में भी कोई महत्व नहीं। भोपाल थी आपका, भोपाल। बिलासपुर थी आपका, छत्तीसगढ़ की, बिलासपुर। बताइए भैया। बिलासपुर आपका। कुर्ग था जो कमिश्नरी एरिया था, आप सबको पता होगा। दिल्ली कमिश्नरी एरिया था, हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश भी इसी में रखा गया था। कच्छ था आपका, गुजरात का कच्छ एरिया, ये वाला एरिया कच्छ, ठीक है, कच्छ को रखा गया। मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर था आपका, त्रिपुरा था, त्रिपुरा। और साथ में आपका मध्य प्रदेश का, ये क्या है, ये विंध्य है, विंध्य रेंज, यानी कि जो विंध्य क्षेत्र था। तो कुल मिलाकर के ये क्या थे आपका, 10 एरियाज थे। हमको क्या जानना है, हमको जानना है कि भैया इनका प्रशासन कैसे चला। तो इनका प्रशासन देखो, कमिश्नरी क्षेत्र जहां पर आ रहा है, तो ये कमिश्नर के माध्यम से इनका एडमिनिस्ट्रेशन चला, यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक कमिश्नर होता था और वही क्या चलाता था, इनका प्रशासन। नोट करके लिखिए, इनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयुक्त के द्वारा होता था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट सी इज रेगुलेटेड बाय ए कमिश्नर विच इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, बात याद रखेंगे। तो प्रशासन कैसे होता था, आयुक्त के द्वारा, आयुक्त बोलते हैं कमिश्नर को, एक कमिश्नर के द्वारा इस क्षेत्र को। अब पार्ट डी जरा मैप में ढूंढ के कौन कौन बताएगा, उनको मैं कक्षा के अच्छे बच्चे समझूंगा, जिनको नक्शे को ध्यान से देखना आता होगा। तो पार्ट डी में रखा गया आपका किसको, अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार। पार्ट डी देखिए किस कलर से है, अब आप समझ पाएंगे। और इसका जो प्रशासन होता था, राष्ट्रपति द्वारा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता था। चार छोटी बातें मैंने कही, अब इनकी समरी जरा सुनिए। पार्ट ए में जो थे आपका ब्रिटिश इंडिया से जो हिस्सा हमको मिला, ये देख रहे हैं ना, पार्ट डी वायलेट कलर, ये क्या है, अंडमान निकोबार। तो कहने का मतलब है कि जो हिस्सा हमको ब्रिटेन से मिला, वहां पर निर्वाचित विधायिका रखी गई आपका, और राष्ट्रपति द्वारा एक राज्यपाल। पार्ट बी में देसी रियासतों को रखा गया, और उन देसी रियासतों को चलाने के लिए कौन होता था, रूलर, राज प्रमुख, और साथ में आपका एक निर्वाचित विधायिका भी थी या नहीं थी, जी भैया। पार्ट ए में भी इलेक्टेड आपका लेजिस्लेचर था और पार्ट बी में भी इलेक्टेड लेजिस्लेचर था, तो दोनों वहां पर निर्वाचित विधायिका थी। पार्ट सी में आपका क्या रखा गया, पार्ट सी में सिर्फ एक कमिश्नर को, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता था। और पार्ट डी का जो प्रशासन है वो आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता था, जिसको हम बोलते हैं उपराज्यपाल, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आप कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि उस समय भारत की आजादी के समय क्या स्थिति थी, ये जानना दोस्त इसलिए जरूरी है। अगर हम सीधे राज्य पुनर्गठन को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आप 1947 और 1956 के बीच की स्थिति को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर आपको ये नहीं पता होगा कि आजाद भारत में उस समय की स्थिति क्या थी, कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चला था, कैसे कैसे हमारा देश आगे बढ़ा, ठीक है, और कैसे कैसे फिर उससे राज्य बनेंगे, तो फिर चीजें क्लियर रहेंगी। बात सही है, वापस आते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने एक संख्या आपको बताई है, यहां पर एक संख्या मैंने आपको बताई, तो मुझे टोटल करके बताइए। जैसे हम वापस आपको लेके चले, यहां पर वापस से लेके चलते हैं, तो मुझे यहां पर आप बताइए कि पार्ट ए में कितने आपका रखे गए थे, तो आप बोलेंगे 9 आपका भैया ब्रिटिश आपका प्रोविंसेस थे, यहां पर भी आपका 9 मैंने आपको बताए। पार्ट सी में कितने बताए थे मैंने आपको अभी, तो आप कहेंगे भैया यहां पर 10 बताए, और पार्ट गे में कितना है, 1। तो कुल मिला के मुझे बताइए कितने स्टेट थे उस टाइम पर टोटल भारत की। और मैं पूछूंगा भारत की आजादी के समय 1947 में कितने स्टेट थे। मैक्सिमम बच्चे आज से पहले इसका आंसर नहीं जानते होंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, आपका एसएससी जेई में ही पूछा गया प्रश्न है कि भारत की आजादी के समय 1947 में जब आपका कै ख गै घ श्रेणियां बनाई गई, यानी पार्ट ए बी सी डी को जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो कितने स्टेट रखे गए, तो टोटल 29। बात क्लियर है, आगे बढ़ाएं बात को, आगे बढ़ते हैं, नोट करें। अब आगे समझनी है, यहां पे एक नोट लिखिए आप, धर आयोग, धर कमीशन। व्हाट इज धर कमीशन और क्या हुआ भारत की स्थिति में आगे। धर कमीशन, धर कमीशन क्या बोलेंगे, ये आपका जून 1948 में गठित हुआ, यानी कि फॉर्म्ड इन 1948। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, एक जज साहब थे, जस्टिस एस के धर, जस्टिस एस के धर, ठीक है, जून 1900 आपका 48 में। अब देखो इनको काम क्या सौंपा गया था, काम क्या था। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ, आप सब लोगों को पता है कि मुस्लिमों ने एक अलग पृथक राष्ट्र की, एक अलग से एक सेपरेट नेशन की बात की, जिसका नाम था पाकिस्तान। ऐसे ही भारत में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, उन्होंने उसको देखा कि भाई ये जितने भी मुस्लिम व्यक्ति हैं, यानी एक धर्म के आधार पर भी अलग एक डिमांड कर रहे हैं, तो एक आइडियोलॉजी डेवलप हुई कि आपका भाषा के आधार पर भी अलग राज्य होने चाहिए। तो ऐसी कुछ मांगे, ऐसी कुछ डिमांड्स जगह 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 आपका उठने लगी। जैसे आपका बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई एक प्रांत ऐसा होना चाहिए जो तमिल भाषियों के लिए होना चाहिए, एक प्रांत ऐसी भी डिमांड उठी कि तेलुगु भाषा के लिए होना चाहिए, ठीक है, फिर हिंदी भाषा के लिए भी उस तरह की डिमांड उठी। तो जगह 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 ऐसी डिमांड्स आने लगी। और इस समय तक मुझे बताइए, इस समय तक भारत में आम चुनाव हुए या नहीं हुए। जैसे आज आप देखते हैं कि चुन के प्रधानमंत्री बनते हैं बहुमत प्राप्त करके, पहली बार जो चुनाव हुए 1951-52 में हुए हैं, यानी यहां तक जो है आपका क्या बोलेंगे, पूरी जनता ने अभी वोट नहीं डाला है। सारा का सारा जो काम हो रहा है अभी, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, वो संविधान सभा और जो चयनित कुछ जो 10% वोट का अधिकार मैंने आपको बताया था, उसी के द्वारा यह काम किया जा रहा है। क्योंकि पहली बार तो आपका वोट डालने का जो अधिकार व्यक्तियों को मिला, वो कब मिला था, तो पहली बार भैया वोट डालने का अधिकार मिला आपका पहले आम चुनाव में ही, उससे पहले थोड़ी ना पूरी जनता ने वोट डाला था।
तो क्या बोलेंगे, जस्टिस एस के धर आयोग, इसी को हम कहते हैं, याद रख लेना, धर आयोग को नोट करें। क्या बोलेंगे, प्रथम भाषाई प्रांत आयोग। भाई जब ऐसी डिमांड्स उठी तो इनको बोला गया भाई आप देखिए कि भाषाओं के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं या नहीं। प्रथम भाषाई प्रांत आयोग। बहुत बार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है। फर्स्ट लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। प्रोविंस कमीशन कौन सा है भारत का? तो हम बोलेंगे वो आपका कौन है, धर आयोग है। तो धर आयोग मैंने क्या बोला, इसकी एक रिपोर्ट आई, या हम यहां पर ये कह सकते हैं इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, जब इसकी रिपोर्ट आई तो इसने रिपोर्ट कहा कि भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा फिर भारत बट जाएगा और बहुत सारी और डिमांड्स आएंगे जिनको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या बोल दिया इन्होंने, इट शुड नॉट बी ऑन बेस्ड ऑफ लिंग्विस्टिक, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक। तो क्या रिपोर्ट आई इनकी, भाई इनको बोला गया कि ये जो डिमांड्स हमारे देश में उठ रही हैं कि भाषा के आधार पर राज्य की डिमांड हम कर रहे हैं, उसके लिए जो धर आयोग का गठन आया, तो बताइए उसने रिपोर्ट फेवर में दी थी इसके या डिसफेवर में? तो आप कहेंगे भैया उसने कह दिया नहीं, भाषा के आधार पर डिमांड नहीं, भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए, मतलब फॉर्मेशन जो है वो लैंग्वेज के बेस पर नहीं होना चाहिए। तो जो लोग डिमांड कर रहे थे, जो लोग मांग उठा रहे थे, इस रिपोर्ट से वो नाराज हुए होंगे। तो जब वो लोग नाराज हुए इस रिपोर्ट से, तो यहीं पर एक बिंदु लिखें। क्या बोले इन्होंने एक बात कह दी थी यहाँ पर कि जो अगर आपको कोई स्टेट बनाना है नया, तो वहां की जो प्रशासनिक सुविधा देखो, एक तो प्रशासनिक सुविधा देखो, और साथ में भौगोलिक समीपता देखो, भौगोलिक समीपता, ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी, समीपता देखी जाए, मतलब इन चीजों को प्रायोरिटी पर रखा जाए, ना कि भाषा को। प्रशासनिक सुविधा मतलब क्या हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव, वहां पे आपको उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव जो कन्वीनियंस है, और साथ में आपका जो ज्योग्राफिकल आपका प्रोक्सिमिटी है, इन चीजों को, ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। भाषा कोई जरूरत ही नहीं है। इनके कहने का क्या मतलब है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे, जैसे आपसे मैं पूछना चाहूं, यूपी में आज हाईकोर्ट कहां पर है? यूपी में हाईकोर्ट कहां पर है? आप कहेंगे यूपी का हाईकोर्ट भैया आज इलाहाबाद में है, लेकिन इलाहाबाद में जो हाईकोर्ट है क्या वो सबके लिए समीप है? दूसरे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कोई एक क्षेत्र है और इसका जो आपका जिला मुख्यालय है वो सेंटर में ना होकर के इस किनारे पे बना दिया जाए, तो इन लोगों को तो आसानी हो जाएगी। लेकिन यहां पर जो लोग बसे हुए हैं, अब आपको पता है सरकारी कार्यों के लिए मुख्यालय जाना ही पड़ता है, तो इन लोगों के लिए दूर हो जाएगा, हाँ या ना? ऐसे ही उन्होंने कहा कि भाई जो स्टेट होगा ना भारत में, वो बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आज आप देखें, आज सारा स्टेट जो इकट्ठा एक जगह होता है कि नहीं होता। यहां पर हम बात करते हैं जैसे कि महाराष्ट्र यहां पर है आपका, ये आपका गुजरात है। अगर गुजरात ऐसे हो जाए, यहाँ थोड़ा गुजरात, यहाँ थोड़ा गुजरात, यहाँ थोड़ा गुजरात, यहाँ थोड़ा गुजरात, और किसी एक जगह उसका हाईकोर्ट बन जाए, तो सारे लोगों को कहां पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ के लोगों को भी यहाँ पर, यहाँ के लोगों को भी। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको तो आसानी हो जाएगी, लेकिन इन लोगों को एक इनकन्वीनियंस हो जाएगा, एक असुविधा हो जाएगी। बात क्लियर है? तो क्या बोला था उन्होंने कि भाई एक तो आपका भौगोलिक समीपता देखी जाए, और साथ में लोगों को जो है वहां पर जो उस राज्य में लोग रहें, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि वो एक जगह केंद्रीकृत होना चाहिए, एक जगह सेंट्रलाइज होना चाहिए, बिखरा हुआ स्टेट नहीं होना चाहिए। ये स्टेट यहाँ पर भी है, लेकिन आप देखोगे कि ऐसा हमारा एक यूटी है जो बिखरा हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद में कक्षा में उसको बताऊंगा, पुडुचेरी, क्योंकि उसका जो कंट्रोल है वो हमने बाद में लिया, तो उसकी स्थिति ही इस तरह थी कि भाई कोई विरोध ना उठे, तो उसको उन्हीं स्थितियों में ऐसा ही रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत, जून 1948 में गठित हुआ धर कमीशन, जस्टिस एस के धर, और ये क्या है कि भाषा आधार पर हम एक प्रांत गठित कर सकते हैं या नहीं। तो क्या हुआ होगा इसकी रिपोर्ट से बताएं, जो लोग डिमांड्स कर रहे थे उनमें क्या हो गया, एक असंतोष फैल गया। लिख लीजिए इस बात को भी, तो हमेशा याद रहेगा, असंतोष फैल गया। किससे? रिपोर्ट से असंतोष फैल गया, मतलब कि फाइनली क्या हुआ, लोग क्या हुए, इससे डिससेटिस्फैक्शन एक स्प्रेड हुआ, इससे एक असंतोष फैला। अब असंतोष फैला तो जब जनता में असंतोष फैलता है तो जनता क्या करती है, आंदोलन करती है। अब जब जनता ने यहाँ पर आंदोलन किए, तो यहाँ पर एक मुख्य बात निकल के आती है, उन्होंने कहा कि भाई फिर से विचार करना पड़ेगा। तो उस समय के 3 प्रमुख राजनेता, तो उन्होंने बनाई जेवीपी समिति। आप बताएं इसमें जेवीपी समिति में जो साथी जानते होंगे कौन 3 नाम है ये, इसको हम बोलते हैं जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी, यहाँ पर जे से मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, अंतरिम सरकार के आप लोग जानते होंगे साथी, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के कौन थे, प्रधानमंत्री थे। V4 वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे। वल्लभ भाई पटेल, आपने थ्योरी सुनी है कि वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए थे, वल्लभ भाई पटेल उन्हीं को बनना था, लेकिन नेहरू जी, गांधी जी ने बोला कि नहीं, यंग एज की वजह से और भाषाई पकड़ और अच्छे राजनेता होने की वजह से नेहरू का नाम उन्होंने आगे किया था। तीसरे थे गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया, और पट्टाभी सीतारमैया जो थे आपका, ये 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। क्या थे उस समय पे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। आपको पता होना चाहिए, पढ़ेंगे इस बात को, कि सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ जब ये चुनाव लड़े थे तो ये हार गए थे और कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद में इनको अपना अध्यक्ष बनाया था। तो इन 3 लोगों ने जेवीपी समिति का गठन हुआ। इन्होंने बोला कि भाई आंदोलन तो देश में समाप्त नहीं हो रहे हैं और आवाजें उठती जा रही हैं, तो उन आवाज़ों के लिए इन लोगों ने, इनका कार्य क्या था, आपसे कभी भी पूछे जेवीपी समिति का कार्य क्या था, ये इसीलिए गठित हुई थी कि धर आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उस पर विचार करें।
कार्य था धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना। रिपोर्ट पर विचार करना। रिपोर्ट से मतलब हम बोलते हैं हमेशा जो उन्होंने रिकमेंडेशंस की, अनुशंसा की, अनुशंसा हम बोल सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कंसिडरेशन ऑफ धर कमीशन। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ धर कमीशन। अब जब ये लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि भाई धर आयोग जो कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्य गठित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर और ज्यादा डिमांड्स आएंगी, और ज्यादा डिमांड्स आएंगी तो भारत में क्या रहेगी, आपकी एक अस्थिरता फैल जाएगी, एक स्थिरता नहीं रहेगी। ठीक है, शासन को चलाने के लिए, और अक्सर ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। अब इसी बात को लेकर के यहां पर क्या होता है, जब इन्होंने बोल दिया, क्या बोला इन्होंने, जेबीपी कमेटी अगर मैं बोलूं, इनका कंक्लूजन क्या निकला था इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद में, इन्होंने धर आयोग, जो धर आयोग था उसके फेवर में, धर आयोग के फेवर में इन्होंने क्या बोला कि हाँ धर आयोग का मानना सही है। हाँ दोस्त, एक साथी का अभी कमेंट आ रहा है तो मैंने अभी पढ़ा और मुझे बताना था, और शायद मैं भूल भी जाता इस बात को, कि कल आपकी कक्षा नहीं होगी। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दीजिए मेरी इस बात पे, कक्षा क्यों नहीं होगी, क्योंकि कल दोस्त दरअसल में हम किसी परीक्षा का, जब परीक्षा के जिसके लिए हम पढ़ाते हैं, तो उसमें जो बच्चे सफल हो जाते हैं उनका हम एक सम्मान समारोह रखते हैं, और एक इच्छा होती है हमारी भी बच्चों से मिलने की कि भाई जिन्होंने हमारे नाम को, अपने परिवार के नाम को रोशन किया है, उनसे हम मिल पाएँ। और नहीं मिल पाएंगे तो बच्चे को एक निराशा होती है कि हम इतना दूर चल के आए और ये यहाँ हमारे पास नहीं है। तो वो करना भी नहीं चाहिए, और उनको बुलाते भी, इन्वाइट भी हम इसी बात के लिए करते हैं कि उनकी फैमिली के सामने उनका सम्मान हम बढ़ा पाएँ। तो ठीक है ना, कल इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि कल वो शायद मेरे हिसाब से हजारों में बच्चे आएंगे, एसएससीजीडी का जो रिजल्ट हुआ है उसका सम्मान समारोह है, तो कल उन सब लोगों से मिलने की हमारी भी तमन्ना रहती है। तो कल की कक्षाएं नहीं होगी, है ना, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कल आप एक अच्छा सा रिवीजन अपना कर लेंगे। ओके, तो इसने क्या बोल दिया धर आयोग, तो इससे भी क्या हुआ होगा याद रख लेना, इससे भी भैया एक असंतोष लोगों में फैला कि यार सरकार तो हमारी डिमांड सुनना ही नहीं चाह रही है, एक असंतोष फैला। क्या हो गया, एक इससे भी लोग डिससेटिस्फाई हुए। अब जैसे ही लोग इससे डिससेटिस्फाई हुए तो मैं यहाँ पर आपको एक चेहरा दिखा रहा था, बार बार आप देख पा रहे होंगे, इनको कौन कौन पहचान सकता है। और अक्सर हम मोटिवेशन के लिए चार पंक्तियों को ढूंढते रहते हैं कि कैसे ही वो चार मिल जाए। दरअसल में जो छात्र कहते हैं जिसके हौसले बुलंद नहीं होते, उसी को ऐसे मोटिवेशन जैसी पंक्तियों की आवश्यकता होती है, नहीं तो बच्चे को एक ऊर्जावान होना ही चाहिए। उसी ऊर्जा के लिए आपके सामने ये चेहरा है, श्री पोटी रामालू। बहुत सारे लोगों ने लिखा, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी टॉपिक को बहुत सारे लोगों ने रिलेट कर लिया होगा, नहीं तो मैं आपको फोटो दिखा देता तो ये देश का दुर्भाग्य होता कि आप शायद एकदम से मैं फोटो दिखाता तो आप नहीं पहचान पाते। पोट्टू श्री रामालू, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो पोट्टू श्री रामालू कहां से थे, आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अभी वर्तमान में हम आंध्र प्रदेश कह सकते हैं, लेकिन उस समय तो वो मद्रास कहलाता था। तो पोट्टू श्री रामालू जो गांधी जी के अनुयायी थे, और गांधी जी के अनुयायी कहने से मेरा मतलब है सन 1901 में मद्रास में इनका जन्म हुआ था, और 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। सब कुछ खोने का मतलब है, प्रसव पीड़ा के दौरान जब इनके बच्चे को जन्म दे रही थी तो इनकी पत्नी की मौत हो गई, और कुछ समय बाद ही इनकी जो नवजात बेटी थी उसका भी आपका देहांत हो गया। कुछ ही दिन बाद इनकी माँ का देहांत भी हो गया। तो कहने का मतलब है एकदम बाहरी दुनिया से इनका मोह टूट गया। और ये लगभग 1925-26 का समय है। इसके कुछ समय बाद ही आप लोगों को पता होना चाहिए, गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में जब शुरू किया तो उसमें सक्रिय रहे गांधी जी के साथ में, और हर एक आंदोलन में सक्रिय रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल भी गए, और गांधी जी ने इनके बारे में एक आपका बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था इनके डेडिकेशन को देख के, क्योंकि साबरमती आश्रम में रहते थे, तो वो स्टेटमेंट सुनना और महसूस करना। गांधी जी ने इनके बारे में कहा था, अगर पोट्टू श्री रामालू जैसे 11 अनुयायी और मेरे साथ होते तो हम 1 वर्ष में ब्रिटिश सरकार से छुटकारा पा लेते, यानी 1 साल में हम स्वराज को पा लेते वास्तव में। अब गांधी जी इस स्टेटमेंट को ही क्यों दे रहे हैं कि पोट्टू रामालू के अलावा 11 अन्य अनुयायी, तो 12 की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता होना चाहिए जो यीशु है, जो जीसस है, जीसस के कितने फॉलोअर्स थे। एक पेंटिंग आती है, बड़ी चर्चित पेंटिंग है, आपका दुनिया के बड़े चित्रकार रहे हैं लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है द लास्ट सपर। तो जो लास्ट सपर है, इसको किनारे पे लिख लीजिए कहीं, द लास्ट सपर। तो जब आप उस पेंटिंग को देखोगे तो उसमें 12 अनुयायी आपको दिखेंगे जिनके साथ में ईसा मसीह बैठ के खाना खा रहे हैं, जहां पर उन्होंने घोषणा की थी कि तुम लोगों में से कोई एक मेरे साथ गद्दारी करेगा। तो इसलिए उन्होंने 12 अनुयायी वाला एक स्टेटमेंट दिया। तो इनका डेडिकेशन आप समझ गए होंगे, कितना जबरदस्त डेडिकेशन इनका रहा होगा। तो जब भारत आजाद हो गया तो इन्होंने देखा कि भाई कई मामलों पर जो है ना स्टेट की अवहेलना हो रही है, और ऐसा इस वजह से हो रहा है कि जो तेलुगु भाषी हैं उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि तेलुगु भाषियों का अलग से एक स्टेट नहीं है। तो इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, ठीक है, मूवमेंट शुरू किया, उसको लिखना क्या था, इन्होंने, इनकी डिमांड क्या थी, इनकी डिमांड थी तेलुगु भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए एक अलग प्रांत की डिमांड इन्होंने कर दी, एक अलग राज्य होना चाहिए, एक अलग राज्य की बात कर दी। यानी इनकी डिमांड क्या थी, सेपरेट स्टेट फॉर, ए सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने शुरू कर दी हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि मैं तो अब भूख हड़ताल इसके लिए करने जा रहा हूं, भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक।
एक हंगर स्ट्राइक इन्होंने शुरू कर दी। और ये जो इनकी हंगर स्ट्राइक है, याद रख लेना, ये हंगर स्ट्राइक इनकी हुई थी 19 अक्टूबर से शुरू होकर और आपका 58, 12, 8, 30 और 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1952। कब तक चली है हंगर स्ट्राइक इनकी? यहाँ तक चली। ठीक है। अब जब इन्होंने अनशन किया, अपना भूख हड़ताल का मतलब समझ रहे हैं, और भूख हड़ताल का मतलब होता है कि आप जब अपनी डिमांड को रखें तो आप कुछ भी नहीं मतलब खा सकते, ना कुछ पी सकते हैं आप जरा उस स्थिति को एक पढ़े लिखे बच्चे की तरह महसूस करना कि जब कोई व्यक्ति भूखा रहे, खाना भी उसको ना मिले और पानी भी उसको ना मिले, और उसकी जो डिमांड है वो सेल्फ के लिए नहीं है, खुद के लिए वह उसकी मांग नहीं है, वो जो एक मांग है और जो वो बाद में पूरी भी की जाती है, लेकिन उस व्यक्ति के जीते जी पूरी नहीं की जाती है। तो यहां पर इनका जो हंगर स्ट्राइक हुआ है, टोटल 58 दिन का हंगर स्ट्राइक। कभी भी कोई बहुत बार पूछा था परीक्षाओं में, आंध्र प्रदेश के गठन के लिए कितने दिन का उपवास उन्होंने रखा था? 58 दिन। बॉडी भाई साहब, मतलब आप सब लोग ने, आप जीव विज्ञान के छात्र भी आप रहे होंगे, आप जानते होंगे बॉडी में आपको ऊर्जा देने का काम ग्लूकोज करता है। 1-2 दिन बाद ग्लूकोज लेवल बॉडी में घटने लग जाता है। व्रत आप सब लोगों ने रखे होंगे, तो ग्लूकोज खत्म होता है तो फिर आप जानते ही हैं, फिर आपका फैट से कीटोन बनने लगता है, माइंड उस चीज़ को काम करता है, फिर लास्ट स्टेज में आके किडनी फेल होती है पहले, ठीक है, लीवर, किडनी, और फिर धीरे धीरे। तो ये 56 दिन तक तो ऐसे ही रहे, लास्ट के 2 दिन ये कोमा में रहे, 58वें दिन इनकी मौत हो गई। सरकार के कान पर कोई जू नहीं रहेगी। सी राजगोपालाचारी ने उस समय आपके साफ तौर पर यह मना कर दिया कि नहीं, हम भाषाई आधार पर गठन नहीं करेंगे, यानी इनकी बात को अनसुना कर दिया गया। अनसुना कर दिया गया तो अंतिम समय पर बस नेहरू जी ने यह कहा था कि ठीक है, हम इस बारे में विचार करने को तैयार हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई ऐसा ठोस अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि भाई सॉलिडली कुछ अनाउंस उन्होंने किया हो, तो इन्होंने नेहरू जी की उस बात पर भी विश्वास नहीं किया था। इन्होंने कहा था नहीं, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना चाहिए, तब हम इस बात को मान सकते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। और 58वें दिन फिर आप लोगों को पता ही है, इनकी मृत्यु के बाद में तो फिर आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज बढ़ गए, वहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा शार्प हो गए। अब देखो, क्वेश्चन ये है, श्री पोट्टी रामालू जी का जो नेतृत्व है भारत में या योगदान है, वो सिर्फ आंध्र प्रदेश के गठन का नहीं है। उन्होंने, ये इनका 5वां अनशन था, इससे पहले 4 अनशन और कर चुके थे, और वो चारों के चारों अनशन थे इनके दलित उत्थान के लिए, दलितों को अपलिफ्ट करने के लिए। वहाँ पर एक आपका, अगर मैं आपको बताऊँ, ये नेल्लोर के थे। नेल्लोर में, नेल्लोर को आज आप देखोगे ना, वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है वो इन्हीं के नाम पर है, श्री पोट्टी रामालू, 14 के गाँव का नाम है। तो किसी व्यक्ति के नाम पर भारत में जिला भी है, कई लोगों के नाम पर है, उनमें से ये भी एक है। तो इनका जो पहला आंदोलन था वो था कि मंदिरों में दलितों का प्रवेश होना चाहिए। जो वहाँ पर वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल है नेल्लोर में, वहाँ पर इन्होंने अपना पहला अनशन किया था, और जिसमें इनको सफलता भी मिली। सफलता इस बात के लिए मिली कि मंदिरों में जो है दलितों का प्रवेश वो 1 दिन होगा वहाँ में पूजा करने के लिए। तो कुल मिलाकर इनके 4 अनशन हुए, और 4 अनशन जो थे वो दलित उत्थान के लिए थे, और 5वां था इनका आंध्र प्रदेश के लिए, जिसमें इनकी मौत हुई। अब 58 दिन उस समय पर इनसे पहले क्रांतिकारी थे, जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जतिन दास भी 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद में आपका लाहौर सेंट्रल जेल में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन आता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे लंबी भूख हड़ताल किसने की है? सबसे लंबी हंगर स्ट्राइक किसके नाम पर है? भारत से ही है, और क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी के द्वारा ही, ठीक है, एसीआईओ के एग्जाम में भी पूछा गया कि सबसे लंबी भूख हड़ताल का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, श्री रामू पोट्टुलू, और आंध्र प्रदेश के कौन से व्यक्ति हैं जिनको अमरजीवी का टाइटल दिया है, यानी मरने के बाद में जीवी रहेंगे। और आज ये आंध्र प्रदेश में जो है आपका क्या बोलेंगे, अमरजीवी टाइटल किसका है? आप लोगों को बोलना है अमरजीवी टाइटल हुआ इनका। 15 दिसंबर को क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई, मृत्यु। और फिर तो केंद्र सरकार को मजबूरन यहाँ पर स्टेप लेना पड़ा, और 19 दिसंबर को यहाँ पर नेहरू जी ने घोषणा कर दी। नेहरू ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया, नेहरू जी ने अनाउंस किया कि भाई हम आपका तेलुगु भाषियों के लिए अलग से बनाएंगे, ठीक है, तेलुगु भाषियों के लिए। लेकिन ये फर्क उनको कब पड़ा है? उनकी डेथ के बाद में। तो 51 वर्षीय थे, 51 साल के श्री पोट्टी रामालू की डेथ हो गई। इफेक्ट क्या आया इसका लिखेंगे, आंध्र प्रदेश का, नोट करके लिखना, आंध्र प्रदेश का मद्रास के 13 जिलों से गठन हुआ, यानी कि आंध्र प्रदेश वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। तो कभी भी पूछें आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो आप कहेंगे भैया मद्रास से हुआ था, पहले उसका नाम मद्रास हुआ करता था, इसी से एक हिस्सा अलग किया गया। और ये कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953, 1953 में, 1953 में, 1 अक्टूबर 1953। तो यहाँ पर हम किस बात को समझेंगे, यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे, वापस लेके चलें आपको, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है। तो जब इसमें असंतोष फैला, तो मुझे बताइए यहाँ पर भाषाई आधार पर गठित प्रथम प्रदेश कौन सा हुआ? भाषाई आधार पर, एक अलग स्लाइड बना देते हैं, फिर मैं उसको जुड़वा दूंगा उसमें, है ना, नोट कर ले, नहीं तो फिर वो बीच बीच में से मिसमैच होगा। भाषाई आधार पर गठित प्रथम प्रदेश। दोस्त, मैं आपको किसी भी व्यक्तित्व के बारे में जो भी कहानी बता रहा हूं, वो व्यक्तित्व की कहानी बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि आप इन आदर्शों को सीखें, कि जब हमें अपनी डिमांड्स करनी है, तो हमें अपनी डिमांड रखनी है ना, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका अहिंसक मार्ग पर यही है। और आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए,
और आप कुछ सोचिए कि आपके जो हित है ना, अगर आप उनको जब तक पर्सनल रखेंगे, जब तक स्वार्थ में रखेंगे, तब तक आप एक महान इंसान नहीं बन सकते। जब आप परार्थ के बारे में सोचेंगे, परार्थ मतलब या परमार्थ के बारे में आप सोचेंगे, परार्थ मतलब दूसरों के अर्थ के बारे में, दूसरों के लिए जब आप जिएंगे तब आप महानता की ओर जाते हैं। भाषाई आधार पर गठित प्रथम प्रदेश, इसको हम कह सकते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, विच वाज, कौन सा था? आप कहेंगे भैया आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश। राजधानी क्या बनाई गई थी, पूछा जाता है बहुत बार। आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ था तो उसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी जो राजधानी थी, सोचिए जरा, इसकी राजधानी जब बनाई गई थी कुरनूल, राजधानी कुरनूल। लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? स्टेट की राजधानी तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे। अगली बात पर आते हैं। अगली बात यह है कि आपको लोगों को यह भी पता होना चाहिए, जब 1 नवंबर 1956 को क्या आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम अर्थात स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया, तब इसको क्या बन गया था, आपका एक राज्य का दर्जा मिल गया था। भाषा आधार पर उसको गठित कर दिया गया। लेकिन आज का जो वर्तमान का हैदराबाद वाला क्षेत्र है वो भी उसमें जोड़ दिया गया, कब? आपका 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, अब एक गड़बड़ हुई कि भैया सब जगह डिमांड उठी होंगी या नहीं, हाँ या ना? सोच के देखिए थोड़ा। अगर किसी एक प्रदेश को स्वीकृति मिल गई किस एक आधार पर, भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो बाकी जगह भी डिमांड्स उठी होंगी अन्य भाषा की मांग के लिए, बिल्कुल उठी होंगी भैया। और जब उठी मांग तो फिर तो सरकार को क्या बोला गया, यहाँ पर सरकार ने एक कमीशन बनाया मजबूर होकर के, उसको बोलते फजल अली आयोग, कि भैया भारत में घूमने तुम निकलो। और इन लोगों ने कहते हैं 38,000 मील भारत में जगह जगह यात्राएं की। फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन, गांव गांव में फजल अली कमीशन। और कहते हैं इन्होंने लगभग 9,000 लोगों के साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लिए कि उन सब लोगों के विचार क्या हैं। तो फजल अली आयोग जो साथी आपका लिखना, पहली बात तो इसको नोट बना के इसके बारे में लिखें, 29 आपका दिसंबर 1953 में इसको फॉर्म किया गया था। फॉर्म्ड इन 29 ऑफ दिसंबर 1953 और 30 ऑफ सितंबर 1955 को आई थी इसकी रिपोर्ट भाई सब जगह डिमांड्स उठ रही हैं, अब क्या हो इसके लिए। तो मैंने क्या बोला, इन्होंने भारत में भ्रमण किया। अब भारत में भ्रमण किया और कोई कमीशन बन रहा है तो उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपका, इसके जो चेयरमैन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। और 2 अन्य सदस्य थे इसमें। अन्य सदस्य कितने अन्य लोग थे पूछा था, फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे? अन्य सदस्य आपका 2 थे, और 2 कौन है? एक तो थे HN कुंजरू, यानी कि हृदयनाथ कुंजरू। हृदय बोला करो, हृदय नहीं, हृदय। ये जो अक्षर होता है अंदर वाला, ये बड़ा होता है, इसको बोला हृदय, हृदयनाथ कुंजरू। हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें देश का प्रेम नहीं। और दूसरे थे आपका, क्या बोलोगे, कवलम माधव, KM पणिक्कर, कवलम माधव पणिक्कर अर्थात KM पणिक्कर। तो कुल कितने लोग हो गए बताएं जरा। कभी भी पूछेगा फजल अली आयोग में कितने मेंबर्स थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। इन्होंने छोटी छोटी रिकमेंडेशंस दी। और इनकी रिपोर्ट क्या, देखो इनकी रिपोर्ट में 4 मेजर बातें की गई थी। मेजर बातें क्या थी कि कभी भी स्टेट को, जब आप कोई भी नया स्टेट बनाए तो देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहनी चाहिए। भाई आप इतना तो समझ ही गए ना, ये स्टेट के लिए, स्टेट रिफॉर्मेशन के लिए है आपका। तो क्या बात की गई? देश की एकता और अखंडता की बात की गई, यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री की बात की गई। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, इसको ध्यान में रख के कोई भी स्टेट बनाना है। क्या किया जाए? देश की एकता और अखंडता टूटनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी एक स्टेट बना दें और बहुत सारे जो एक वर्ग है वो उस बात से नाराज हो जाए, ये स्टेट नहीं बनना चाहिए था। तो जनमानस के विचारों का, उसी से तो देश की एकता बनती है। तो वो क्या है, उन पर कोई प्रहार नहीं होना चाहिए, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और साथ में बात की गई किसकी? अखंडता। तो अखंडता कब रहेगी? जब देश में सब लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के विरोधी नहीं होंगे, उसी से देश की क्या बनेगी? अखंडता बनेगी। दूसरा जो बिंदु था यहाँ पर, दूसरा जो पॉइंट था कि भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता को भी देखा जाए। पूछा जाता है कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट में क्या नहीं था? भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता, बहुत महत्वपूर्ण लिखना है इसको, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। आप जब कभी भी बनाएं तो इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखें। देखो, लैंग्वेज का मतलब कि जहां पर लोग रहते हो, जैसे आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, अपने आसपास के 10, 20, 50 किलोमीटर के क्षेत्र को देखिए। क्या लगभग एक ही भाषा को बोलने वाले लोग हैं? क्या हम सबका कल्चर लगभग एक जैसा ही है? तो आप कहेंगे जी भैया। तो यानी कि एक स्टेट में बोला गया कि भाई ऐसा ना हो कि विभिन्न प्रकार के लोग हो जाए, ठीक है, एक समुदाय का। वैसा नहीं कि हिंदू और मुसलमानों का कल्चर एक जैसा हो जाए, यानी मुस्लिमों का कल्चर एक जैसा हो, हिंदुओं का कल्चर एक जैसा हो, तो उसको ध्यान में रखा जाए। ऐसे तो विभिन्न प्रकार के लोग आप जानते हैं कि भैया सब लोग पूरे देश में इधर से उधर आपका आवास और प्रवास हुआ है लोगों का। सब लोग जा करके एक जगह छोड़ के, गाँव को छोड़ के नगरों में बसे हैं। तो अब तो क्या है कि आपका हमारी संस्कृति में एक ही जगह पर बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलेगी।
ठीक है, इसी को बोलते हैं विविधता में हमारी फिर भी एकता है और हम एक एकता के साथ में रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इस बात का ध्यान रखा जाए। तीसरी बात उन्होंने की, जब स्टेट को फॉर्म आप करें तो वहां की वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाए और प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाए। यानी कि तीसरी बिंदु किस बात पे उन्होंने बोला कि वहां की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसी बारे में कौन से आयोग ने और बात की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में जरा बताएं। अभी क्लास में हमने पढ़ा भाई, ऐसा ना हो कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, तो वहां का प्रशासनिक व्यवस्था, वहां के इकोनॉमिक हालात और साथ में आपका वित्तीय, और चौथे बिंदु पर बात हुई जो राज्य बने वहां पर लोक कल्याणकारी योजनाओं का ध्यान रखा जाए, लोगों के कल्याण के बारे में सोचा जाए, लोक कल्याणकारी योजना उस स्टेट में होनी चाहिए। यानी कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम की बात इन्होंने कर दी, पब्लिक वेलफेयर स्कीम। ठीक है, तो चार बातें उन्होंने की, देश की एकता को खतरा नहीं होना चाहिए, अखंडता को, भाषा और संस्कृति एक जैसी हो उन सबकी, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था का ध्यान रखा जाए और लोक कल्याणकारी योजना हो। गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया, फजल अली आयोग की जो आपका रिकमेंडेशंस थी, जो सिफारिश थी, ये क्या थी इसकी, ये इसकी सिफारिशें थी, और इसकी जो ये सिफारिश थी इनको मान लिया गया। रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड, सिफारिश मान ली गई। तो अब से पहले आप लोगों ने देखा था जो कमीशन थे उन कमीशंस की सिफारिश को नहीं माना गया था, और फाइनली फजल अली आयोग की रिकमेंडेशंस को मान लिया गया। और कब माना गया है बताएंगे एक बार, 1956 में, 1956 में। फजल अली आयोग की गठन 1953, रिपोर्ट 1955। प्रश्न पूछे फजल अली आयोग की सिफारिशें कब एक्सेप्ट की गई, 1956 में। और 1956 में क्या बोला गया, का, खा, गा और घ पार्ट ABCD जो राज्य हैं, राज्य जो थे आपका, उनको, राज्यों को खत्म करके, मतलब उनकी श्रेणी खत्म करके, ऐसे नहीं स्टेट खत्म कर दिया, उतने समझदार आप होंगे, बोला गया 16 प्रांत और 3 UT होंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से देखना है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट में कितने प्रांतों के गठन की बात की गई थी, 16। कितने केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात की गई थी, 3। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ आपका, 19। लेकिन जो इसकी सिफारिश ये 4 तो थी, मैंने बताया ये चारों सिफारिश जो है ये तो मान ली गई, लेकिन मैंने आपको बताया पार्ट ABCD कब खत्म हुआ, 1956 में। लेकिन इसकी जो ये रिकमेंडेशन थी 16 प्रांत, क्या 1956 में 16 ही प्रांत बने थे या 14 बने थे? तो आप कहेंगे, जो साथी नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि इनकी ये वाली रिकमेंडेशन में थोड़ा सुधार किया गया था, और 14 स्टेट और 6 UT बनाए गए थे। तो कितने स्टेट बनाए गए थे? अब भैया स्टेट और UT में क्या फर्क होता है, UT आप लोगों को पता होना चाहिए, ये केंद्र द्वारा शासन होता है यहाँ पर। और भारत के नक्शे को आप जरा देखिए, UT कहाँ कहाँ पर है, जरा नजर दौड़ाएं। तो UT ये भी माना जाता है कि कहीं UT ऐसा ना हो, जैसे यहाँ पर है तो इसके पड़ोस में आपका, इधर आपका मान के चलो मालदीव है, इधर अंडमान निकोबार भारत से दूर है। तो यहाँ पर अगर मान के चलो स्टेट हो गया, कोई राज्य हो गया, तो वहाँ पर चुनाव होंगे, CM मुख्य हो जाएगा, और CM ऐसा हो सकता है अन्य राज्य चाइना वगैरह से मिल जाए आपका, तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए केंद्र के अधीन रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में सारे के सारे आपका एम्बेसी हैं, दूतावास हैं, और कल को राज्य उन्हें सुरक्षा ना दे पाए, इसलिए केंद्र अपने कंट्रोल में रखता है उसको। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या है आपका UT, और जहां पर जो भारत के आपका संघ में शामिल है वहां पर बोला गया कि राज्यों के माध्यम से हो सकता है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है भाई साहब? तो इसकी रिकमेंडेशंस मानी गई क्या, क्या बोला मैंने? तो आप कहेंगे नहीं। तो यहां पर फिर हुआ क्या है वो लिखने की बात है, उसको लिखेंगे। फजल अली आयोग के, नोट करेंगे, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर क्या आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू द प्रोसेस, आया, ये लिख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ फजल अली आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, केम इनटू द प्रोसेस 1956। और इसके आधार पर क्या बोला गया, मैंने अभी आपको बताया, 14 प्रांत और 6 UT बनाए गए। मतलब उनकी रिपोर्ट्स में फिर आपका सुधार किया गया, फॉर्मेशन किया गया कि भाई नहीं, आप 16 करें, 16 को हम आपका नहीं बना सकते, 14 बनाएंगे। आपने बोला 3 UT नहीं 6 UT होंगे। वो कौन कौन से थे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में जरूर लिखना, है ना, उतनी मेजर चीज़ नहीं है, लेकिन आप लिख लेना उस बात को, एक स्क्रीनशॉट आप ले लें, यहाँ पर इसका एक टेबल बनाया गया है, और एक बार पढ़ के देखें मेरे कहने से इसको बड़े ध्यान से। आंध्र प्रदेश 1956 में गठित हो चुका है, नहीं भाषा के आधार पर, जी भैया। असम था पहले से, बिहार पहले से था, बॉम्बे पहले से था, जम्मू कश्मीर पहले से था, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, मैसूर का नाम बाद में कर्नाटक हुआ, मद्रास का नाम बाद में तमिलनाडु हुआ, ये आपको पता होना चाहिए, बॉम्बे बाद में से महाराष्ट्र बनेगा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, 14 तो ये स्टेट थे। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी थी, अंडमान निकोबार, दिल्ली आज भी है, हिमाचल प्रदेश आज राज्य है, लेकिन जब बना था तब UT था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनीद्वीप, इसको आज हम इकट्ठे लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, आज भी एक UT है, मणिपुर और त्रिपुरा उस समय पर UT थे, मणिपुर और त्रिपुरा क्या होते थे, UT होते थे। थम्स अप करें मुझे इतनी बात को, कोई दिक्कत बताएंगे सर, दिल्ली में CM क्यों, अभी तो बताया दोस्त,
ऐसा थोड़ी है अकेले दिल्ली में सीएम है, पुडुचेरी में भी तो सीएम है, जम्मू कश्मीर में भी तो सीएम है। इस सब बात को हम बात करेंगे जब हम राज्य विधानसभाओं को पढ़ेंगे या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सारी चीजें आप एक ही दिन में नहीं जान सकते पार्थ। सारी चीजें एक ही दिन में जानना चाहते हैं पार्थ, वे छात्र बर्बादी की ओर चले जाते हैं। जो संयम के साथ में रहते हैं वह छात्र आपका कहां, आबादी की ओर चले जाते हैं। लिखेंगे भाई। तो 14 जब प्रांत थे तो अलग अलग जब डिमांड्स हुई तो उनके बाद में कौन कौन से बने। 1960 में पहली बार बंबई को अलग करके, बंबई से 1960 में बंबई से दो बने थे आपका, एक तो मराठी भाषा के लिए और एक बड़ा शानदार प्रश्न मैं आपको अभी बताऊंगा, शायद बहुत सारे छात्र, अभी मैं आपसे पूछूं जरा, पता भी आपको या नहीं, पूछते हैं अभी देखते हैं। मुझे ये बताइए कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनका भाषाई आधार पर गठन हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश उनमें से एक है। तो आपने अगर राज्यों के गठन को बहुत अच्छे से पढ़ा है पहले तो एक बार आंसर करें मुझे कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो भाषाई आधार पर गठित हुए हैं। कई दोस्तों ने कहा है 14, कई ने 8 कहा है, कई ने 1 कहा है, कई ने 6 कहा है, कई ने 15, कई ने 4 कहा है। चलो बहुत शाबाश। अब बताओ राज्य पुनर्गठन के बारे में आप ये जानते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं बहुत अच्छे से पढ़िए और एक बार पढ़िए। देखेंगे जी कौन कौन से। मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र बना और गुजराती भाषा के लिए यहां पर भी ये डिमांड्स थी, और गुजराती जो भाषा वाले लोग थे उनके लिए बना दिया गया कहां, गुजरात। मुझे गिनती बताते चलना, आपसे पहले कितने थे, 14 थे, अब कितने हो गए, तो 15वां महाराष्ट्र बन गया और 16वां कौन बन गया, गुजरात बन गया। 1961 में हमने क्या किया था, 1961 में जरा सोचो, दादर नागर हवेली किससे छुटाई थी हमने, ये दादर नागर हवेली किससे, पुर्तगालियों से, फ्रॉम पोर्टुगीज, पुर्तगालियों से, और इसको बना दिया था हमने यूटी। तो यूटी कितने हो गए जरा आप सोचिए, अब तक 6 हैं तो यूटी 7वां कौन हो गया, तो ये बन गया। और यहीं पर फिर हमने क्या किया, 1961 में आपको पता होना चाहिए, 1961 में गोवा भी था, यहीं लिख लेते हैं। 1961 में गोवा को भी किससे मुक्त कराया गया था, गोवा को भी पुर्तगालियों से, और गोवा भी शुरुआत में क्या था, यूटी था, 1961। ठीक है, फिर आता है आपका 1962, जरा नोट करो। 1962 में क्या हुआ, 1962 में, 1962 में आपका हम कहेंगे इसको 4 हिस्से थे आपका, पांडिचेरी, पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल। कराईकल, इन चारों को हमने इकट्ठा किया और इन चारों जगह को हमने बोल दिया एक सिर्फ नाम से, क्या बोल दिया गया, पांडिचेरी यूटी। मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था पांडिचेरी किसके कब्जे में था, जरा बताएं। पांडिचेरी यूटी बनाया गया, किसके कब्जे में था पांडिचेरी, याद है आपको, फ्रांस से हमने इसको मुक्त कराया था 1954 में, और आपका 1962 में हमने उसको यूटी बना दिया। तो भैया 1954 से 62 तक फिर ये क्या रहा था, तो 1954 से आपका, और अगर हम बात करें 1962 तक इन्होंने अपना स्वशासन चलाया था, मतलब खुद से शासन चलाया था। और अगर मैं बात करता हूँ, पांडिचेरी ही एक ऐसा है जो फ्रांस का उपनिवेश था, और कितनी जगह पे फैला हुआ है पांडिचेरी, जरा बताएं। मैप पर रेड लाइन जो खिंची हुई है ये पुडुचेरी यूटी है। तो फ्रांस का यहाँ पर कंट्रोल रह गया था आपका, ये तो यनम क्षेत्र है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो माही हो गया आपका, यनम क्षेत्र हो गया यहाँ पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में आपका कराईकल और पुडुचेरी है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं माहे कहाँ पर है, केरल में। तो दो तो ये ऐसे हिस्से हैं जो कि तमिलनाडु में हैं इसके, और एक हिस्सा आपका केरल में है और एक हिस्सा आंध्र प्रदेश में। यानी मैं आपसे अगर पूछूं जो पांडिचेरी यूटी है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, पांडिचेरी आपका, एक तो पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कितने स्टेट में फैला हुआ था, एक तो आंध्र प्रदेश में हो गया, एक आपका तमिलनाडु में हो गया और एक केरल में हो गया। तो हम कहेंगे 3 स्टेट में फैला हुआ है, कितने में, 3 स्टेट्स में। याद रखेंगे इस बात को, हमेशा याद रखना पड़ेगा, एक एक बिंदु आपको याद रखना है। और जिस दिन मैं पेन चलाना बंद करूंगा इस सीरीज में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप सब कुछ जानते होंगे, और धीरे धीरे करके सबको पढ़ेंगे, सबको। इसके बाद में फिर हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है 1963 में, 1963 में कौन सा बना था, नागालैंड। प्रश्न पूछा जाता है आपसे, नागालैंड जो बना था आपका, ये किससे बना था, असम से, असम। और असम में दरअसल में जो आपका नागा पहाड़ियां हैं, ऐसे लिख लीजिए, असम की नागा जो हिल्स थी उस टाइम पे, असम का हिस्सा होता था, नागा पहाड़ियां, और जो वहाँ का त्वेनसांग क्षेत्र है, त्वेनसांग एरिया है, त्वानसांग एरिया से इसको बनाया गया था, ठीक है। तो कभी भी पूछेगा नागालैंड को किससे अलग करके बनाया गया, तो आप बोलेंगे असम से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, इसकी जीके का पार्ट होगा। तो 1 दिसंबर बड़ा विशेष दिन है, स्टैटिक जीके में आप पढ़ते होंगे ना, 1 दिसंबर को आपका 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल बनता है नागालैंड में, वो इसीलिए बनता है नागालैंड की स्थापना की खुशी में, 10 दिनों का त्यौहार हॉर्नबिल। ये सब हम आपका कल्चर को कहाँ पर पढ़ेंगे, स्टैटिक में। तो नागालैंड हो गया। फिर इसके बाद में क्या बना, 1966 में, याद रख लेना, साहा आयोग की रिपोर्ट आई 1966 में। अब जहाँ पर भी बातें चल रही थी, साहा आयोग की रिपोर्ट आती है, और उसकी रिपोर्ट पर क्या किया गया, पंजाब का पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ, पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया, पंजाब का पुनर्गठन, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। मुझे बताएंगे पंजाब के, आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहा आयोग की रिपोर्ट पर पंजाब के कितने हिस्से कर दिए गए थे, जरा बताएं।
तो सहा आयोग की रिपोर्ट पर पंजाब का पहला हिस्सा तो आज का वर्तमान पंजाब ही है, जिसको आप जानते हैं। एक हिस्सा तो ये रखा, दूसरा हिस्सा जो साथी रखा वो रखा हरियाणा, और हरियाणा को आधार बनाया गया हिंदी भाषा के आधार पर। हरियाणा का जो गठन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो ये भारत का चौथा ऐसा राज्य बना जो भाषा के आधार पर बना। और कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको कहना है भाषा के आधार पर कितने राज्य बने हैं? भारत में 4 बने हैं। अन्य राज्य जो बने हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, वहाँ के साथ ही कल्चर, कभी भी ज़्यादातर तो जो आधार होता है राज्य का वो प्रशासनिक व्यवस्था ही होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए। ठीक है, कोई भी यूटी बनाया जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए, ताकि प्रशासन या देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो हिंदी भाषा के आधार पर ये कौन सा राज्य था पूछेगा आपसे, हिंदी या आपसे पूछ रहे भाषा के आधार पर बनने वाला चौथा राज्य कौन सा है, तो हरियाणा। भाषा के आधार पर दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र। भाषा के आधार पर तीसरा कौन सा? गुजरात। भाषा के आधार पर पहला कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो चारों आपको पता होने चाहिए। और जब इसके लिए हरियाणा का जो गठन हुआ था वो हुआ था स्पेशली, देखो सहयोग की रिपोर्ट पर तो पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन कभी भी पूछे हरियाणा का जो गठन हुआ वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। हुकुम सिंह एक संसदीय समिति थी, पार्लियामेंट्री कमेटी थी, संसदीय समिति की सिफारिश पर इसके लिए जिम्मेदार है। क्या बोल सकते हैं? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हुकम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी। हरियाणा बन गया। और तीसरा जो यहां से बना वो बना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को यहां पर बनाया गया था यूटी। अभी मैंने बताया आपको, पहले वो क्या था? यूटी था आपका पहले से ही। और हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यानी फुल स्टेट कब बना था? फुल स्टेट इन 1971। और चौथा हिस्सा आप कौन सा जानते हैं? चौथा हिस्सा इसका बना था आपका चंडीगढ़, जो आज भी यूटी है आपका। तो ये 4 हिस्से किससे बनाए गए थे? पंजाब को रीऑर्गेनाइज करके। तब 1966 में। बात समझते चल रहे हैं? क्या बताया मैंने आपको? पहले 14 प्रांत थे, फिर आपका बंबई भी तो एक प्रांत था या नहीं था? बंबई एक प्रांत था या नहीं था? तो बंबई को खत्म कर दिया तो प्रांत कितने रह गए? फिर इसको तो हटा दिया ना, तो 13 हो गए। तो ये कौन सा बना आपका? फिर ये भारत का आपका बना 14वां, ये 15वां, ये सब यूटी है। ठीक है, ये भी यूटी है। नागालैंड बना था भारत का कौन सा? 16वां। तो इस तरह से क्रम देखते रहना कौन सा बना है। ठीक है, 1966 में। फिर इसके बाद में बारी आती है 1969, मेघालय को बनाया गया। 1969 में क्या किया गया? मेघालय को किससे बनाया गया था? आपका असम से। लेकिन जब इसको 1969 में असम से अलग किया गया तो ये बना था एक उपराज्य, सब स्टेट इसको बनाया गया था। अभी भी पूछे आपसे मेघालय को सब स्टेट कब बनाया गया था? 1969 में। और उसके बाद में क्या किया गया? इसको पूर्ण राज्य बनाया गया 1972 में। 1972 में क्या हुआ था? मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर 21 जनवरी की बात है, डेट हम स्टेटिंग में पढ़ेंगे। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये क्या बनाए गए थे आपका यहाँ पर? अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था मणिपुर पहले यूटी था या नहीं था? अगर आपने ध्यान से सुना था, मैंने कहा था ध्यान से देखना, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, तो आप समझ जाएंगे पहले क्या बनाया गया था? मेघालय को सब स्टेट। और 1972 में मेघालय को क्या बना दिया गया यहाँ पर फुल स्टेट इसको बना दिया गया, पूर्ण राज्य इसको बना दिया गया। यही 1972 में बनाया गया नेफा में कौन कौन से 2 राज्य शामिल है बताएं? नेफा का मतलब था चाइना बॉर्डर के साथ में कौन कौन है? नॉर्थ ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो फ्रंट पे आते हैं एकदम चाइना के सामने, फ्रंटियर एजेंसी। तो नेफा में आपका रखा गया था, यहाँ पर नेफा का गठन हुआ। और अरुणाचल प्रदेश, कभी पूछे नेफा का गठन किस वर्ष हुआ था? और नेफा किसका पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश, और साथ में मिजोरम का। आज अरुणाचल प्रदेश क्या है? एक यूटी है क्या? तो उस समय तक तो ये यूटी हुआ करते थे दोनों। ठीक है, 1974 में हमने पिछली कक्षाओं में जाना सिक्किम। मुझे बताओ किस आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिक्किम को मिलाया गया था? तो पहले तो सिक्किम को भी क्या बनाया गया था? आपका को स्टेट, सह राज्य, और बाद में उसको पूर्ण राज्य बनाया गया था 1974। 1987 में क्या हुआ था? 1987 में अरुणाचल प्रदेश, जो कि पहले नेफा का एक हिस्सा था। देखो अरुणाचल प्रदेश नाम ही नहीं था तब नेफा था सिर्फ। तो कभी भी पूछेगा क्वेश्चन, वो आपसे हमेशा ये पूछेगा नेफा का गठन किस वर्ष में हुआ? नेफा सिर्फ हम यहाँ पे जान रहे हैं, नेफा हिस्सा ये था अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम वाला। तो 1987 में क्या किया गया था? अरुणाचल प्रदेश को अलग किया गया, मिजोरम को अलग किया गया, और जो गोवा था जिसको हम यूटी बोल रहे थे, उस गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। बताओ गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था यहाँ पर? इनको फुल स्टेट बनाया गया, यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, कहाँ पर गई हमारी स्लाइड? तो मैंने बोला 16, फिर हरियाणा बना 17, और फिर आपका 17 3 20 21 22 23 24 25, कौन सा बना आपका? ये 25वां राज्य बना, 25वां। बहुत बढ़िया। सिक्किम तो 22वां तो मैंने आपको बताया नहीं, सिक्किम था पिछली कक्षा में मैंने बताया। 22वां राज्य कौन सा बना था? कल की कक्षा में बताया ना मैंने, सिक्किम को जो 22वां राज्य बनाया गया था क्योंकि बाहर से शामिल किया गया था आर्टिकल 2A से, और बाद में जब इसको पूर्ण राज्य बनाया गया था तो इस आर्टिकल को खत्म कर दिया गया, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिर आर्टिकल 2A से शामिल हुआ था सिक्किम 22वां, ये 23वां, ये 24वां और ये 25वां। गोवा कौन सा था भैया? 25वां था। 1987 के बाद में 2000 में 3 बने, कौन कौन से? एक तो आपका छत्तीसगढ़ और आपका उत्तराखंड क्या उत्तरांचल बना था, याद है ना? उत्तरांचल बताना कब नाम बदला गया इसका? और झारखंड, इनसे अलग होकर बने थे ये। तो छत्तीसगढ़ तो आपका दोस्त MP से,
और आपका उत्तराखंड बना था आपका किससे? यूपी से। और झारखंड बना था आपका किससे? बिहार से। बिहार से। भाषाई आधार पर नहीं बने हैं ये सब, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर बने हैं। भाषाई आधार पर 4 ही बने हैं। अच्छा, ये एक बात बताओ मुझे, आज भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एमपी पटवारी एग्जाम में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, एमपीएसआई में भी पूछा गया, सेम रिपीटेड क्वेश्चन। प्रश्न ये था कि छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले, मतलब छत्तीसगढ़ अलग नहीं था, छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले मध्य प्रदेश का भारत के राज्यों में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान होता था? तो आज आप जानते हैं जैसे राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, उसी तरह मध्य प्रदेश सन 2000 छत्तीसगढ़ बनने यानी 1 नवंबर से पहले तक भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ करता था? तो आपको याद रखना है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा हुआ करता था। याद रखेंगे, ठीक है। फिर ये बिहार बन गया आपका, ये किस किस डेट को बने हैं? 1 नवंबर को बना। ये इनकी डेट बड़ी पूछी जाती है तीनों की। और किस आर्टिकल से बने होंगे बताना जरा भैया? 3 आर्टिकल से तीनों बने, सारे के सारे जो भारत के अंदर बन रहे हैं वो सभी 3 आर्टिकल से बन रहे हैं, सिर्फ ये तीनों नहीं। 15 नवंबर सन 2000 को बना। इसके बाद में क्या हुआ फिर? 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग कर दिया गया। किससे? आंध्रा से। तेलंगाना। तो अभी तक 25 बताए थे मैंने आपको, 25 और 3 क्या हो गए? 28 हो गए। और तेलंगाना कौन सा राज्य बना था बताइए जरा? तो ये याद रखेंगे ना, ये 26वां था। और उत्तराखंड आपका क्या बोलेंगे, ये 26वां स्टेट था आपका, ये 27वां बना था। और ये बना था 8th स्टेट। तेलंगाना बना भारत का 29वां राज्य, कहाँ से? आंध्रा से। लेकिन आज कितने राज्य हैं जरा बताना भारत में? आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया, ठीक है, तेलंगाना। अगर मैं पूछूं ये आज क्या भारत में 29 राज्य हैं? 29वां राज्य ये भारत का बना। एक राज्य कहां पर गया? बहुत सारे लोगों ने लिखा 28 है भैया, तो 28 है तो एक कहां पर गया? तो एक क्या है आप सबको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर जो था आपका, उसको पहले किस में रखा गया था? याद करिए, मैंने आपको स्टेट लिस्ट दिखाई, तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था या नहीं? जी भैया, जम्मू कश्मीर जो है वो आपका राज्य था पहले से ही, और ये एक देसी रियासत थी जिसने ना तो भारत में मिलने का फैसला किया ना पाकिस्तान में। तो फिर क्या हुआ आपका, उसको जम्मू कश्मीर को अलग किया गया। तो यहाँ पर डेट याद रख लेनी है, 31 अक्टूबर 2019, 2019। क्या हुआ यहाँ पर? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, यानी कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पर लाया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जम्मू कश्मीर आपका पुनर्गठन अधिनियम कौन लेके आया था? तो याद रख लेना, वो गृह मंत्रालय के द्वारा लाया गया था, बाय होम मिनिस्ट्री। और यहाँ पर क्या हुआ था आपका, 2 आपका यूटी बन गए थे, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, यानी कि एक स्टेट कम हो गया या नहीं हो गया? जी भैया, यानी 28 हो गए। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को यूटी बना दिया गया। आपने अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, और पढ़ा करो, अखबार पढ़ा करो तुम सारे लोग। जो लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं वो अखबार का साथी पढ़ना शुरू करो, मतलब अतिरिक्त समय को आप अखबार पर खर्च करो, वो आपके लिए ज्ञानवर्धक है। ये बताओ, लद्दाख जो है आपका, आज लद्दाख में कितने जिले हो गए हैं? तो आप कहेंगे लद्दाख में भैया 7 जिले हो चुके हैं। जब लद्दाख बना था तो उसमें 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल। और भारत का सबसे बड़ा यूटी भी कौन सा एरिया में? जैसे जनसंख्या दिल्ली में ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो आपसे कभी भी पूछे क्षेत्रफल में, जैसे स्टेट तो राजस्थान है, सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। तो ये लद्दाख ही, आज इसमें 7 जिले हो चुके हैं। तो 5 जुड़े थे आपका, एक तो द्रास था, एक नुब्रा था, है ना, द्रास था, नुब्रा था, एक आपका जास्कर था, जास्कर था आपका, 2 और थे, कोई बताओ कौन कौन बताएगा उन 2 को? मैं भूल गया। जास्कर था, जास्कर, द्रास, नुब्रा, 2 आपको बताने हैं। तो कहने का मतलब है ये यहाँ पर आया। और फिर लास्ट याद रखना, 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव जो अलग होता था, दमन एवं दीव जो था आपका, ठीक है, और दादर नागर हवेली, इन दोनों को एक कर दिया गया, दादर नागर हवेली। और इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी आपको बताना है, दादर नागर हवेली। आज का आपका रिसर्च का क्वेश्चन है, इन दोनों की राजधानी क्या बोलेंगे? इन दोनों को एक कर दिया, दोनों यूटी ही हैं। तो जो यूटी की संख्या अब तक 9 हो गई थी, वो यूटी की संख्या अब दोनों को एक होने पर 8 हो गई। तो वर्तमान में हम क्या बोलेंगे भैया आपका, समा और चांग, नहीं गलत है, समा और चांग थोड़ी है, साम और चांग थांग है। अरे तुम मुझे बहकाने के मूड में हो यार, साम और चांग थांग है, नुब्रा, जास्कर, द्रास। बात समझ में आई आज की क्लास कि कैसे? ये इमेज देखिए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे लंबा दुनिया में हंगर स्ट्राइक किसने किया है, वो यही है। नाम लिखो इनका, इनका नाम क्या है बता सकता है? आपसे पूछना चाहूँगा मैं पहले तो याद रखना, इनका नाम है इरोम शर्मिला, इरोम शर्मिला। ये मणिपुर की हैं, मणिपुर। और दुनिया में सबसे लंबा हंगर स्ट्राइक इनका है। इसके लिए जानी जाती हैं, हंगर स्ट्राइक के लिए। और हंगर स्ट्राइक कितना है इनका? 2000 से लेकर के 2016। भैया इतने दिन कोई कैसे जीवित रह सकता है? तो उनका इमेज देखिए, नाक में पाइप लिखा हुआ है, तो उन्होंने खाना लेने से मना कर दिया। तो सरकार ने, गवर्नमेंट क्या करती है फिर, अपने अंडरटेकर में लेके उनको नाक के थ्रू ही खाना दिया जाता है, सप्लाई ऐसे होती है, ठीक है। अब ये किस बात की हंगर स्ट्राइक पर है इतनी लंबी? तो इसके लिए याद रख लेना, एक अफस्पा एक्ट है, अफस्पा, अफस्पा एक्ट 1958। अफस्पा का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। किसको स्पेशल पावर्स दी गई हैं इसमें? सेना को। और किन क्षेत्रों में? पूर्वोत्तर भारत में,
मणिपुर, मेघालय वाले, नागालैंड वाले क्षेत्र में, क्योंकि भाई वहाँ पर बहुत सारे समुदाय, ये कहा जाता है कि वो अपनी मांगों के लिए अक्सर हथियार उठा देते हैं। तो वहाँ पर क्या दी हुई है, आर्मी को स्पेशल पावर्स दी हुई हैं। और क्या हुआ था आपका, ये जो जब वर्ष 2000 में, तो इम्फाल में अफस्पा की, जब अफस्पा के दौरान जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर हैं उनको ये अधिकार है, तो वहाँ पर बोलते हैं कि 10 लोगों की वहाँ पर जो है जान चली गई। तो उन 10 लोगों की जब जान गई तो वो अफस्पा के विरोध में आ गई कि अफस्पा एक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सेना जो है इस तरह के एक्ट्स के माध्यम से उनका क्या बोले, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए आर्म्ड फोर्सेस पर कि वो इसका दुरुपयोग करती हैं और आम जनता को इसका शिकार बनाती हैं। तो उस तरह के जो क्वेश्चन मार्क उनके थे, उसको लेकर के उनकी हंगर स्ट्राइक्स हुई और 16 वर्षों तक फिर उनकी, आप लोग जानते हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है 2016 के बाद। ओके, बात क्लियर है आज की। और याद रख लेना, आज की क्लास से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। आप आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का जनादेश था? घर नहीं है ये, होम कमीशन नहीं है, वो तो ऐसे ही ले लेगा, धर कमीशन। धर राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन उनको करना था। धर आयोग क्यों बनाया गया था बताओ जरा मुझे। सिफारिश करने के लिए कि क्या राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जा सकता है। जी भैया, यही देखने के लिए यूपीएससी ने पूछा, बड़ा अच्छा कुछ। धर आयोग जो था, धार बोले या धर बोले, DHR होता है तो हिंदी में कई बार उसको धार पड़ता है। धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने 1948 में अपने जयपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस आयोग को नियुक्त किया था? जयपुर अधिवेशन 1948 के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। तो JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीनों लोग। भारत में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? 1956 में। तो 1956 में क्या कर दिया गया था आपका? धर्म के आधार पर क्या कोई हमारे यहाँ पर राज्य बना? नहीं। जाति के आधार पर कोई राज्य बना क्या? नहीं जी। भाषा के आधार पर। हरियाणा राज्य का गठन जो हुआ वो किस आयोग या समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? देखो SSC नहीं पूछा, अब आप राज्य पुनर्गठन की सिर्फ लिस्ट पढ़ लेते हो, स्टेट याद कर लिए, एग्जाम में बैठे, क्वेश्चन हुए 20 में से 12 और बोले कि भैया 8 तो हुए नहीं, बड़ा टफ पूछा गया। क्या बोलेंगे? सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति। अब आपको चारों नजर में होंगी कि किस समिति ने क्या बोला था, किस समिति, कौन सी समिति क्या कहती थी, सब कुछ। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी पोटी श्री रामालू की डेथ हुई? वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन तो 1928 में आया भैया, ठीक है, उसको हमने बता ही दिया साइमन कमीशन क्या करता था। आप ऑप्शंस पर विचार किया करो। भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे क्या? नहीं जी, वो तो क्या बोलेंगे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के विभाजन का विरोध क्यों करेंगे? मैंने बोला गांधी जी के साथ सक्रिय रहे। वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। अब देखो विकल्प डी को जो पढ़ेगा वह भी विचार करे। वह निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे थे। तो ये तो उनका आंदोलन था, लेकिन ये क्या था उनका? मैंने आपको बताया था, ये 5वां उनका हंगर स्ट्राइक था। और कहते हैं ना, कोई कोई शिष्य गुरु से भी आगे चल जाता। गांधी जी की हंगर स्ट्राइक भी 21 दिन की है मैक्सिमम, उन्होंने 58 दिन की। जैसे तुम सब मुझसे आगे चले जाओगे, बहुत आगे, तो वो शिष्य का भाव भी होना चाहिए, गुरु से बहुत आगे जाएंगे। वह निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे थे। पहले 4 इनके लिए थे, लेकिन जो उनकी मृत्यु हुई है वो 5वें अनशन में हुई। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन किस डेट को हुआ बताइए जरा। अब देखो, जब इसको पूछना होगा 1953 1 अक्टूबर को, तो उस हिसाब से विकल्प देगा। लेकिन जब पूछेगा आपका 1 नवंबर 1956, तो आप समझ जाना SSC GD पूछा आपका। देखो GD भी टफ पूछ रहा है और भी बाकी आसान पूछ रहे हैं, तो एग्जाम में किसी में भी टफ और आसान क्वेश्चन आता है। कभी भी आप एग्जाम का नाम देख के ये आइडिया मत लगाना कि इस परीक्षा में आसान ही प्रश्न पूछे जाते होंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। UPSC के बच्चे को आप किसी एग्जाम में बैठा दो, वनडे एग्जाम में नहीं कर पाएगा बहुत सारे प्रश्न, ठीक है। वनडे एग्जाम के बच्चे को UPSC के एग्जाम बैठा दो, वहां पर नहीं कर पाएगा। दोनों ही चीजें अलग अलग है, ठीक है। 1 नवंबर 1956। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? विदेश नीति से, आरक्षण से, आर्थिक विकास से, राज्यों के पुनर्गठन से। फजल अली आयोग का संबंध है राज्यों के पुनर्गठन से, ठीक है। रिक्त स्थान में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया। आप मुझे बताएं किस राज्य से अलग करके? तो आप बोलोगे बॉम्बे से अलग करके 1960 में। भाई मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के लिए आपका गुजरात बनाया गया। पांडिचेरी अब पुडुचेरी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। एकदम से ठीक बात है, पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा नहीं भैया, आप जानते हैं 1961 तक पुर्तगालियों से हमने लिया है, तो किसी अन्य दूसरी शक्ति का आने का कोई मतलब ही नहीं है। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कभी कब्जा नहीं किया। क्या बोलेंगे? कब्जा कभी नहीं किया पांडिचेरी पर। यह कथन क्या हो गया आपका? ये कथन भी गलत हो गया। उन्होंने क्या बोलेंगे, पांडिचेरी को लिया था पुर्तगालियों से, लेकिन अंततः उस पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा। तो कौन सा सही होगा? केवल एक सही होगा। ये और आप इतिहास में जब इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से जानेंगे, अभी सिर्फ प्रश्न रखने के लिए। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के 4 जिले अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। निम्न में से क्या उनमें से एक नहीं है? कौन सा वो राज्य है जिसमें पुडुचेरी के जो 4 अंग हैं एक भी नहीं? तमिलनाडु में तो 2 हो गए आपका, केरल में हो गया, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में कोई था क्या? नहीं भैया, कर्नाटक में नहीं है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। मेघालय का गठन कब हुआ था? 1972 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन किस वर्ष में किया गया? 1972, 1972। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? आपका 1987, 30 मई। कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि 19 मई तो मुक्ति दिवस है और 30 मई को हमने क्या बनाया था? उसको आपका फुल स्टेट बनाया था, फुल स्टेट। किस भारतीय मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पेश किया? MTS ने पूछा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, होम मिनिस्ट्री ने। रिक्त स्थान को विश्व का सबसे बड़ा भूख हड़ताली कहा जाता है किसको? इरोम शर्मिला को। कहाँ की है? मणिपुर की है, ठीक है, मणिपुर की है। आपको लिखना है आज का होमवर्क अपना लिखिए, होमवर्क लिख के बताना मुझे। क्वेश्चन है, थोड़ा रिसर्च भी किया करो, जब नाम आया अफस्पा थोड़ा आप भी देखा करो अफस्पा क्या है। तो अफस्पा का फुल फॉर्म आपको लिखना है आज, अगर आपने कक्षा को बहुत ध्यान से किया था। और सारे साथियों के लिए मैं इसको मैंडेटरी करता हूँ कि जरूर लिखें।
इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये कब लागू हुआ, आज इसके बारे में रिसर्च भी आपको करनी है एक अच्छे छात्र की तरह। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए दोस्त, उम्मीद करेंगे सब कुछ क्लियर होगा। कल आपकी कक्षा नहीं होगी प्यारे साथी, हम परसों मिल रहे होंगे। सिटीजनशिप जिसके लिए मैंने आज बोला था आपको, तो मैंने बोला भाई स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हम पहले कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, नहीं तो हमें इसको बाद में करना पड़ता। ठीक है, तो हम आपका सिटीजनशिप के साथ में परसों मिल रहे होंगे, बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से पढ़ते रहेंगे यूं ही, और उम्मीद करूंगा कि आप बड़े मन के साथ में एक अच्छा सा रिवीजन इसका करते रहेंगे और अपना ख्याल रखते रहेंगे हमेशा। सर्दियां बहुत हैं, खांसी और जुकाम का शिकार नहीं हो जाना है। ठीक है, हीरो बनना नहीं है, तो बड़े अच्छे से बहुत शानदार तरीके से खुद को आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, जय मां सरस्वती।